हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेट के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, परमाणु की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा है स्पेक्ट्रम के बारे में। एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को वहां पर बता दी है कि स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों की एक पट्टिका में विभाजित हो जाता है, और उस 7 रंगों की पट्टिका को अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और इस स्पेक्ट्रम के अंदर कुल 7 रंग मैंने आप लोगों को वहां पर बताए हैं, जिन्हें अपन विबग्योर से प्रदर्शित करते हैं। इनके अंदर अलग अलग तरंग दैर्ध्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी रंग अपना जो बैंगनी रंग होता है सबसे पहला वाला वॉयलेट, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से एक सामान्य सी बात अपन ने स्पेक्ट्रम के बारे में कर ली है। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे आप लोग बारिश के दिनों में आकाश में इंद्रधनुष देखते हैं, उस इंद्रधनुष का जो उदाहरण है वो भी आपका स्पेक्ट्रम ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामान्य सी चीजों से जोड़ के अपन इस चीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ध्यान से, कुछ स्पेक्ट्रम होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के यहाँ पर है: उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम और रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। कभी कभी इनकी परिभाषाएं आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ली जाती है 1 नंबर में, तो आप लोग इनकी परिभाषाओं को याद करने का प्रयास करें। ध्यान से आप लोग इसको देखें। सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब देखो भाई, किसे कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम? परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि किसी पदार्थ के ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एक सामान्य सी बात आप लोगों से करूं कि मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है। ठीक है, इस पदार्थ को अपन ने इस प्रकार से इसके ऊपर एक प्रकाश डाला, इसके ऊपर अपने क्या डाला? प्रकाश डाला। जैसे आप लोगों ने इसके ऊपर प्रकाश डाला तो इसने उस प्रकाश को क्या कर लिया? प्रकाश विकिरण को अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषित। ये बोल रहे हैं अपन किसी पदार्थ के ऊर्जा अवशोषण के बाद। अब देखो, पदार्थ के ऊपर प्रकाश डाला गया, प्रकाश को उसने क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। अब जैसे ही ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है ना, तो कुछ प्रकाश को तो ये अपने पास रोक लेता है और कुछ को क्या कर देता है? वापस उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो भाई, कुछ विकिरणों की ऊर्जाओं को तो इसने क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, और कुछ प्रकाश को क्या कर दिया? वापस उत्सर्जित कर दिया। तो इस उत्सर्जित प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि किसी पदार्थ के ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम, यानी कि ये पदार्थ था, पदार्थ पर विकिरणें डाली गई, इन विकिरणों में से अधिकांश विकिरणों को इसने अवशोषित कर लिया, परंतु कुछ विकिरणों को क्या कर दिया? उत्सर्जित कर दिया, मतलब अपने अंदर से वापस बाहर निकाल दिया। तो वो जो बाहर निकलने वाली विकिरणें है ना, वापस उनके द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा, उनके द्वारा जो इंद्रधनुष जैसी संरचना बनाई जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्यों बोला? क्योंकि उत्सर्जित विकिरणों के कारण स्पेक्ट्रम बना है, इसलिए क्या बोलते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी पहले प्रकार का स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। परिभाषा ध्यान रखनी है, किसी पदार्थ के ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का जो स्पेक्ट्रम होगा उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे आगे बात करें अपन, देखो अच्छा, इसका उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। जो प्रिज्म वाला था ना अपना, वो प्रिज्म वाला इसी का उदाहरण होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रिज्म बना होता है कांच से। किससे बना होता है? कांच से बना हुआ प्रिज्म होता है। ठीक है, अब वो कांच से बना हुआ प्रिज्म क्या है? एक प्रकार का पदार्थ ही है। ठीक है, अब उसमें क्या किया आपने? श्वेत प्रकाश की किरणें डाली। जैसे श्वेत प्रकाश की किरणें डाली तो उसमें से क्या किया उसने?
उसने कुछ को तो अवशोषित किया और जो निर्गत प्रकाश किरण यानी उससे बाहर निकलने के बाद जो प्रकाश है वो 7 रंगों में बढ़ गया, तो वो क्या हो गया उसका स्पेक्ट्रम। तो वो क्या हो गया, उसका आप लोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई है कि किसी पदार्थ के ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट बात करें अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखो, जब किसी पदार्थ पर सतत विकिरण डाली जाती है तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्ध्य का अवशोषण कर लेते हैं। यह अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंगदैर्ध्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है और इसे अपन अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखो, इसको आप लोग समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग इस चीज को जानते हैं। आपने कभी पानी देखा होगा और पानी के अंदर जो है, पानी सभी ने देखा हुआ है, और पानी के अंदर तेल गिरा हुआ आपने देखा होगा, कभी देखा क्या? पानी के अंदर कभी तेल घुल जाता है ना? वो तेल आपने देखा होगा, और आपने कभी कभी देखा होगा कि जब वो तेल जब पानी के ऊपर तैरता रहता है ना, ये प्रैक्टिकल आप लोग घर पे भी कर सकते हैं कि जब जैसे मान लेते पानी है, पानी के अंदर थोड़ा सा केरोसिन का तेल डाला, ठीक है, वो केरोसिन का तेल उसके ऊपर क्या बना लेगा, एक परत बना लेता है परत। अब जैसे ही उस परत के ऊपर प्रकाश डलता है ना, तो आप लोग देखते हैं उसके अंदर भी आपको विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। उस प्रकाश, उस जो परत बनी है ना तेल के ऊपर की तरफ, उसके अंदर भी आपको विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम जैसे रंग दिखाई देते हैं, और वो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब कैसे हुआ ये, इस चीज को देखो। तो भाई जैसे मान लेते हैं यहां पर ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर तेल गिरा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश गिरेगा, जैसे ही इस तेल के ऊपर क्या गिरेगा, प्रकाश गिरेगा, यानी किसी पदार्थ के ऊपर क्या हो रही है, सतत विकिरणें गिर रही है। ठीक है, किसी पदार्थ के ऊपर क्या हो रहा है, सतत विकिरणें गिर रही है, क्योंकि तेल भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। तो भाई इस पानी के अंदर पड़े हुए इस तेल की परत के ऊपर क्या कर रही है, सतत विकिरणें गिर रही है। जैसे ही ये गिरती है तो वो विकिरणें जो होती है ना, इसकी कुछ तरंगदैर्ध्य का तो वो अवशोषण कर लेता है, यानी कि जो तेल यहां पर फैला हुआ था वो कुछ तरंगदैर्ध्य का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। ठीक है, अवशोषण कर लेता है। और ये अवशोषित विकिरणें, यानी कि जो चीजें, जो विकिरणें इसने अवशोषित की थी ना यहां पर, वो विकिरणें क्योंकि उसने अपने अंदर समा लिए, उसको उन तरंगदैर्ध्य की विकिरणों क्या कर लिया, अपने अंदर समा लिया है, इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं अपन, लुप्त तरंगदैर्ध्य बोल रहे हैं। लुप्त का मतलब विलुप्त हो गया। जैसे ही प्रकाश इसके ऊपर गिरा, प्रकाश विकिरणों की विभिन्न तरंगदैर्ध्य को उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया है। अब जैसे इसने अवशोषित कर लिया ना, तो भाई वो जो तरंगदैर्ध्य था ना, वो पूरी तरह से क्या हो गया, यहां पर लुप्त हो गया, इसी के अंदर हो गया लुप्त। अब ये जो लुप्त तरंगदैर्ध्य है ना, ये चमकीले सतत स्पेक्ट्रम के गहरे रंग की रेखाओं में दिखाई देगा आपको। यानी यहां पर ये जो तेल यहां पर भरा हुआ है, ये चमकीला चमकीला सा आपको दिखाई देगा, और चमकीला चमकीला दिखाई देने के साथ ही वहां पर कुछ विभिन्न प्रकार के रंग, स्पेक्ट्रम जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। अब ये स्पेक्ट्रम विकिरणों के अवशोषण के कारण हुआ है, ये स्पेक्ट्रम विकिरणों के अवशोषण के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अवशोषण स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। तो आ जाएगी बात समझ में। अवशोषण स्पेक्ट्रम, जब किसी पदार्थ पर सतत विकिरणें डाली जाती है तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्ध्य का अवशोषण कर लेते हैं। यह अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंगदैर्ध्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होगी, और उसे ही अपन अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक नोट मैंने यहां पर लगा रखा है, और नोट कुछ इस प्रकार से है कि उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोमिति कहते हैं। ध्यान रखें भाई, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम हो, इन दोनों का जो अध्ययन किया जाता है ना, इसलिए दोनों के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमिति कहते हैं। ठीक है ना, तो ये वर्ड भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जाए कि स्पेक्ट्रोमिति क्या होती है तो आप लोग बता सकते हैं कि भाई उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है, इन दोनों के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमिति कहते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, रेखा स्पेक्ट्रम, परमाणुकीय स्पेक्ट्रम, इसके बारे में देखो क्या होता है।
गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल बैंगनी तरंगदैर्ध्यों के सतत रूप से प्रदर्शित नहीं होता या नहीं करता है, परंतु उनसे केवल विशेष तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है जिनके बीच में काली रेखाएं होती है, और ऐसे स्पेक्ट्रम को अपन रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझते हैं। देखो क्या होता है, कोई भी गैस है, एक पात्र है मान लेते हैं यहां पर, इस पात्र के अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। इस प्रकार से पात्र के अंदर क्या भरी हुई है, गैस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे ही इस गैस के परमाणुओं के ऊपर क्या डाली जाएगी, प्रकाश किरणें डाली जाएगी। ठीक है, तो ये गैस के परमाणु क्या करेंगे, ये गैस के परमाणु उन प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अवशोषित करने के बाद अधिकांश तरंगदैर्ध्य को तो ये अवशोषित कर लेते हैं, परंतु कुछ तरंगदैर्ध्य की विकिरणें क्या करते हैं, वापस उत्सर्जित कर देते हैं। कुछ तरंगदैर्ध्य की विकिरणें वापस क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, इनके ऊपर प्रकाश डाला गया, प्रकाश के अंदर आपको पता है विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्ध्य होते हैं, अलग अलग रंगों के अलग अलग तरंगदैर्ध्य होते हैं। तो इसने अधिकांश तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को तो क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और कुछ विशेष रंग के तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। अब अभी तक आप लोग क्या देख रहे हैं, आपने एक चीज देखी है, क्या देखी है कि भाई आपने जैसे इंद्रधनुष देखा, इंद्रधनुष में आपने क्या देखा है, इंद्रधनुष में आपने देखा है कि जैसे ये पूरा एक इंद्रधनुष है। अब इस इंद्रधनुष में आपने देखा है कि जैसे मान लेते हैं पहले लाल रंग है, पहले क्या है, लाल रंग है, फिर ऑरेंज है। ठीक है, इस प्रकार से सारे सातों के सातों रंग आपको यहां पर दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष के अंदर दिखाई देते हैं। अब जब आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा है तो आपने ये बात वहां पर नोटिस की होगी कि उन रंगों के बीच में कोई गैप नहीं होता, वो रंग एक दूसरे में मिले हुए होते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो जो स्पेक्ट्रम है ना, जिसमें इंद्रधनुष के अंदर जो आपने देखा है, उसमें आपने क्या देखा है कि जितनी भी रंगों की पट्टियां होती है उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, उनकी रंगों की पट्टियों के बीच में कोई गैप नहीं होता है, यानी वो पट्टियां एक दूसरे में पूरी तरह से क्या है, मिली हुई है। और ऐसे स्पेक्ट्रम को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम को अपन बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, सतत स्पेक्ट्रम। सतत का मतलब होता है जिसमें कोई गैप नहीं होता, जिसके अंदर सभी जो तरंगदैर्ध्य की विकिरणें हैं वो आपस में मिली हुई होती है। जैसे बात कर रहा हूं मैं यहां पर कि ये सबसे ऊपर रेड, सबसे ऊपर लाल रंग था, उसके बाद कौन आएगा, नारंगी आएगा। तो लाल और नारंगी के बीच में इस प्रकार की कोई लाइन नहीं होती भाई, इस प्रकार की कोई लाइन वहां पर नहीं होती है, वो दोनों एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। जैसे ही लाल खत्म होता है ऑरेंज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं अपन, सतत बोलते हैं। परंतु यहां पर क्या बोल रहे हैं अपन से कि वो सतत रूप प्रदर्शित नहीं करता है। अब सतत रूप प्रदर्शित नहीं करता है मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो बाहर जा रही है विकिरणें, जो विकिरणें यहां पर उत्सर्जित हो रही है, ये विकिरणें जो भी स्पेक्ट्रम बनाएगी ना, ये विकिरणें जो भी स्पेक्ट्रम बनाएगी ना, उस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जितने भी रंग होंगे उन रंगों के बीच में क्या होगी, ऐसे काली चमकीली पट्टियां पाई जाएगी। जैसे कि ये लाल रंग था, ये ऑरेंज है, तो इन दोनों के बीच में क्या पाई जाएगी, ये काले रंग की एक पट्टी पाई जाएगी, चमकीले काले रंग की। ठीक है, फिर वापस मान लेते हैं कोई दूसरा रंग यहाँ पर है, ब्लू है, येलो है, ये कलर है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाएगी, पट्टी पाई जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहां पर क्या होता है कि परमाणुओं के द्वारा जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इस स्पेक्ट्रम में जो रंग है ना वो सतत नहीं होते, एक दूसरे में मिले हुए नहीं होते, उनके बीच में क्या पाई जाती है, इस प्रकार की काली काली चमकीली चमकीली पट्टियां या काली काली रेखाएं पाई जाती है। उन रेखाओं के पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं,
रेखा स्पेक्ट्रम कहते हैं। परमाणुओं ने प्रदर्शित किया है, इसलिए क्या बोला जाता है, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर ध्यान से आप लोगों को बता दूं ये चीज, रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखो, गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल बैंगनी तरंग दैर्ध्यों में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु उनसे केवल विशेष तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिनके बीच में काली रेखाएं होती है। क्या होती है, काली रेखाएं होती है। और ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि गैस अवस्था में परमाणुओं के ऊपर प्रकाश डाला जाता है तो ये अधिकांश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर लेते हैं, परंतु कुछ तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। और जो ये उत्सर्जित कर रहे हैं विकिरणें, इनसे जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना, इस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, इसकी एक विशेषता होगी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंगों के बीच में काली काली रेखाएं आपको दिखाई देगी, और इसी कारण इसको रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के बारे में। अब बात करें अपन यहाँ पर, तो एक और कुछ छोटे से पॉइंट मैंने आपको दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का विशेष महत्व होता है। यानी पूछ लिया जाए आप लोगों से कि ये रेखा स्पेक्ट्रम, रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहाँ पर काम आता है, तो ध्यान रखना, किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना ज्ञात करने के लिए, यानी किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कितनी संख्या में है, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इनके बारे में चर्चा यदि आपको करनी है, इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अपन रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को काम में लेते हैं। तो किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना ज्ञात करने के लिए आप लोग रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम काम में ले सकते हैं। और उसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, सूर्य के अंदर आपको पता होना चाहिए, सूर्य के अंदर एक गैस पाई जाती है, हीलियम गैस। ध्यान रखें, सूर्य का निर्माण केवल दो ही प्रकार की गैसों से हो रखा है, एक तो है आपका हाइड्रोजन और एक है हीलियम। ठीक है, तो सूर्य के अंदर हीलियम उपस्थित है, इस बात का पता कैसे चला, है ना, सूर्य के ऊपर तो कोई जा नहीं सकता, तो इस वजह से पता कैसे चला होगा कि भाई सूर्य के अंदर हीलियम गैस उपस्थित है। ठीक है, तो उसका पता किया गया किसके द्वारा, इसी स्पेक्ट्रमी विधि के द्वारा इसका प्रयोग या इसका पता लगाया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सूर्य के अंदर हीलियम की खोज किसके द्वारा की गई थी, स्पेक्ट्रमी विधि के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों की अपन ने बात की है, जिसमें अपन ने 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, तो ये बस 3 ही प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं जिनकी परिभाषाएं आप लोगों को ध्यान रखनी है। डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से यही चीज पूछी जाएगी, तो आप लोग परिभाषाएं ध्यान रखें, अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करें। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th, Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th, Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.